जय हिंद, नमस्कार। मैं अंबर जैदी स्वागत करती हूँ आप सबका एक बार फिर से हमारे आज के कार्यक्रम में। और आज के कार्यक्रम में मेरे साथ हमारे आज के शो पर मौजूद है अवनीश पीएन शर्मा जी फ्रॉम प्रारब्ध.in। बहुत स्वागत है आपका। जय हिंद, नमस्कार। नमस्ते, प्रणाम जी। प्रणाम। अवनीश जी, वेस्ट बंगाल के नतीजे आए और एकदम बम्पर नतीजे। बीजेपी ने एकदम दीदी की एकदम खाट खड़ा खड़ी कर दी, 80 सीटों पर सिमट कर रह गए। और उसके बाद बेचारी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोलती है कि वो इस्तीफा नहीं देंगे और पूरी बीजेपी की जीत को अनैतिक बता रही। लेकिन इस जीत की बधाई प्रधानमंत्री मोदी को अमेरिका के राष्ट्रपति प्रेसिडेंट ट्रंप दे रहे हैं। ये अपने आप में बड़ी बात है कि वेस्ट बंगाल भारत का एक राज्य है और अमेरिका तक से बधाइयां आ रही हैं। सबसे पहले तो इसको किस तरह से समझा जाए, इसका क्या मतलब है? प्रेसिडेंट ट्रम्प भी काफी खुश हैं या इसके पीछे कुछ और है, इस खुशी के पीछे? बिल्कुल। वो ट्रम्प की बधाई नहीं है, वो व्यंग है। नरेंद्र मोदी को वो व्यंग है। आप ये सोचे, ठीक है, चलिए, मैं मानता हूं कि कभी आप किसी की भी जीत पर बधाई देते हैं, क्योंकि वेस्ट बंगाल के इलेक्शन पर बहुत चर्चा हो रही थी, तो ये मान लेते हैं एक बार। लेकिन क्या इससे पहले नरेंद्र मोदी को ट्रम्प ने उनके अपने इलेक्शन के अलावा किसी और इलेक्शन की जीत पर बधाई दी है? नहीं दी है। और मैं दावे के साथ कहता हूं, ट्रम्प चाचा तो ये जानते भी नहीं होंगे कि वेस्ट बंगाल कहां है। लेकिन ऐसा नहीं है, ट्रम्प जानते हैं। अमेरिका का इंटरेस्ट वहां क्यों है? अमेरिका का इंटरेस्ट वहां इसलिए है कि बगल में बांग्लादेश है। चाइना का भी इंटरेस्ट उधर है। अमेरिका का इंटरेस्ट उसी चीन एरिया की तरफ है। चाइना का इंटरेस्ट उस चीन एरिया की तरफ है। आप जियो पॉलिटिक्स को गुनने बुनने की धनी हैं, आप समझ सकती हैं। और मुझे लगता है कि यही वजह है कि आपका ध्यान सबसे पहले यहीं गया और आप यहां से शुरू करना चाहती हैं। जी। दरअसल भारत के बाहर बैठे भारत के शत्रुओं ने अपना एक बड़ा एसेट खोया है वेस्ट बंगाल में। ये उस बात का व्यंग है। ऐसा क्यों होता है कि वेस्ट बंगाल हमारा राज्य है, वहां विधानसभा चुनाव हो रहे हैं और बांग्लादेश की संसद में वहां का एक सांसद चिंता व्यक्त करता है, और तब बांग्लादेश का एक सांसद वहां की संसद में बैठ के एडमिट करता है कि लाखों लाख कांगलू भारत में हैं, और विशेष तौर पर वेस्ट बंगाल में है कांगलू, वो जिन्हें विस्थापित होके या घुसपैठ करके इधर आए हैं, उन्हें बांग्लादेश में कांगलू बोला जाता है। ये सारी चीजें क्या बताती हैं? और यही वजह है कि मैं, अंबर जी, लगातार ये कहता रहा कि वेस्ट बंगाल का विधानसभा चुनाव किसी प्रदेश का सामान्य विधानसभा चुनाव नहीं है। इसे बिल्कुल उत्तर प्रदेश, बिहार या मध्य प्रदेश या किसी भी और प्रदेश के चुनाव, आप ये बताएं, जम्मू कश्मीर के विधानसभा चुनाव को क्या आप सामान्य विधानसभा चुनाव के तौर पर देखती हैं? नहीं देखते हैं हम लोग। पंजाब में इंसर्जेंसी के दौरान क्या किसी चुनाव को हम सामान्य दृष्टि से देख पाते थे? नहीं देख पाते थे। भाई, वो यूपी का चुनाव नहीं है जहां मुद्दों पर चुनाव लड़ा जाएगा। ठीक है, एक दूसरे को के ऊपर आरोप लगा के चुनाव लड़ा जाएगा। वहां कोई थर्ड पार्टी नहीं है, एक पक्ष है, एक विपक्ष है। वो विपक्ष हो सकता है 4 पार्टियां आपस में लड़ रही हों, लेकिन कोई बाहरी शक्ति वहां नहीं लड़ती है ऐसे। लेकिन जम्मू कश्मीर की स्थिति अलग है, ठीक उसी तरह वेस्ट बंगाल की स्थिति अलग है। और कुछ लोग जो राष्ट्रवादी खेमे के हैं वो बड़ा चिंता व्यक्त करते थे, आपने ये लाइन जरूर सुनी होगी कि अरे रोको रोको, संभालो संभालो, नहीं तो वेस्ट बंगाल जो है वो जम्मू कश्मीर हो जाएगा। अरे हो क्या जाएगा? अलग कहाँ है? मैं 47 में ले जाना चाहूंगा भाई। आपके 2 टुकड़े हुए, एक टुकड़ा जिस तरफ से हुआ वहां मेनलैंड पाकिस्तान बना हुआ बैठा है, जम्मू कश्मीर उधर है, पंजाब उधर है, ईस्ट पाकिस्तान इधर से कट के गया था 47 में, तो इधर असम है और इधर वेस्ट बंगाल है। केवल ईस्ट पाकिस्तान को बांग्लादेश के रैपर में 71 में पैक करके कांग्रेस ने आपके सामने रख दिया, कहा कि ये आपका मित्र देश है। तो इतने से वेस्ट बंगाल बिल्कुल सामान्य हो गया, असम सामान्य हो गया? नहीं हुआ। यह ऐतिहासिक सच है। इस परिप्रेक्ष्य में जब आप वेस्ट बंगाल को देखेंगे, इस परिप्रेक्ष्य में जब आप असम को देखेंगे,
तो सारी स्थिति बहुत क्लियर हो जाएगी कि ट्रम्प चचा ने ये बधाई क्यों दी है, क्यों बांग्लादेश की संसद में इस बात की चिंता है। हमें चाइना से खबरें नहीं मिलती क्योंकि वहां लोकतंत्र नहीं है, इतनी फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है, वरना चाइना को कितनी चिंता है ये आपको हमको देखने को मिलती। जी। इसीलिए वेस्ट बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की जीत नहीं हुई, माफ कीजिएगा, भाजपा ने दीदी को पटखनी नहीं दी है अंबर जी। और ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, मैंने पिछली बातचीत भी मेरे ख्याल से बंगाल पे हमारी हुई थी, तो मैंने एक चीज आपसे कही थी कि बंगाल के मतदाताओं का आप पैटर्न देखिए। 25 साल कांग्रेस की सत्ता वहां पे रही, उसके बाद वेस्ट बंगाल के मतदाताओं ने उस सत्ता को हटाया। और मैं एक चीज कहता हूं कि कभी भी वेस्ट बंगाल का मतदाता किसी को सत्ता में लाने के लिए वोटिंग नहीं करता साहब, कभी नहीं करता। वो किसी को सत्ता से उखाड़ फेंकने के लिए हमेशा वोट करता है। अब ये बात अलग हो जाती है कि जब वो किसी को सत्ता से हटा रहा होता है तो उसके सामने जो विकल्प मौजूद होता है, जो अपने आप को तैयार करके दिखाता है कि हाँ हम रिप्लेसमेंट के तौर पर तैयार हैं, तो वो जीत जाता है। 25 साल कांग्रेस का हुआ, उस समय लेफ्ट ने जब पहली बार कांग्रेस को वेस्ट बंगाल ने यह तय किया कि हमें कांग्रेस रिजीम से मुक्ति पानी है 25 साल के बाद, तो 2 से 2.5 साल ज्योति बसु डिप्टी सीएम बने, जिनके पास बहुत कम विधायक थे वो सीएम बने, ऐसा भी हुआ उसी वेस्ट बंगाल में। लेकिन ये प्रयोग 2-2.5 साल चला और उसके बाद एक बार जब लेफ्ट को चुना तो फिर 34 साल लेफ्ट के साथ वेस्ट बंगाल कंटिन्यू रहा। फिर उसे जब लगा कि हम लेफ्ट से अब ठगे जा रहे हैं, अब हमें इनसे मुक्ति पानी है, उस समय ममता बनर्जी 2011 में वो ऑप्शन लेके खड़ी हुई कि यस हम हैं इनके रिप्लेसमेंट, तो उसने 34 साल के बाद इनको दे दिया। इस बार ममता बनर्जी की सत्ता को उखाड़ा है, उसका बाई प्रोडक्ट है कि भारतीय जनता पार्टी जीत गई। और क्यों जीत गई? क्योंकि 2011 में लेफ्ट के सामने जैसे दीदी ऑप्शन बन के खड़ी थी, आज दीदी के सामने भारतीय जनता पार्टी वहां पर ऑप्शन बन के खड़ी थी, सिंपली। तो ये भारतीय जनता पार्टी की जीत नहीं है। हमेशा सत्ता से जब बाहर आप करते हैं तो वहां के मतदाताओं की जीत होती है। इसलिए मुद्दे भी बंगालियों के थे, समस्याएं भी बंगालियों के थे, चुनाव भी लड़ा बंगाल के समाज ने, चुनाव जीता बंगाल के समाज ने। हाँ, अब एक पार्टी के तौर पर हर एक आदमी तो नहीं लड़ सकता चुनाव, इसलिए भारतीय जनता पार्टी है। यही कारण है कि आपको इस सत्ता से बेदखली के बाद जो कुछ उत्साह वहां दिखाई दे रहा है, चाहे वो महिलाएं हों, चाहे यंगस्टर्स हों, चाहे वो सीनियर सिटीजन हो, समाज का कोई तबका देख लीजिए। बंगाल को जो लोग बंगाल से बाहर बैठ के समझने का प्रयास करते हैं, मैंने उनसे बार बार कहा है, भैया आपसे नहीं हो पाएगा। आपको इसके लिए बंगाल का पॉलिटिकल कल्चर समझना पड़ेगा। एक वीडियो बड़ा घूम रहा है, जो ये थोड़ी बहुत हिंसा हो रही है, जो दिखाई दे रही है, इसे मैं पहली बार तो हिंसा नहीं कहता हूं, इसे मैं मात्र मैं आमर्श कहता हूं। हालांकि मैं किसी तरह के हिंसा का कोई समर्थन नहीं कर रहा, न करना चाहिए, लेकिन यही महुआ मोइत्रा है। लल्लन टॉप को दिया गया एक बाइट इनका टहल रहा है, जिसमें कहती हैं 2021 के हवाले से, जब इनसे पूछा जाता है कि ये इतना पोल जो है वायलेंस हो रहा है, तो इसके बारे में आपका क्या कहना है, तो वो बंगाली मिश्रित लहजे की अंग्रेजी में कहती हैं कि साहब देखिए ये बंगाल का पॉलिटिकल हिस्ट्री है। तो अगर बंगाल की पॉलिटिकल हिस्ट्री है तो ऐसे लोग जिनको बंगला प्राइड पर बड़ा ज्यादा घमंड था और बंगाली प्राइड पर ही अपना पूरी राजनीति वो सजा के बैठे थे, फिर आज उस पॉलिटिकल हिस्ट्री से उनको परेशानी क्या है? बंगाल उनके हिसाब से अपनी उसी पॉलिटिकल हिस्ट्री में तो जी रहा है, जो कुछ भी ये तोड़फोड़ हो रही है। और एक चीज मैं आपको बताऊं, आप मुझे ये बताइए, 100 से ज्यादा सीपीएम के ऑफिस आज मुक्त कराए हैं सीपीएम ने, जीती तो भाजपा है। 100 से ऊपर सीपीएम के ऐसे कार्यालय, ऐसे ऑफिसेस जिनको तृणमूल ने कब्जा किया हुआ था, वो भाजपा जीतने के बाद सीपीएम मुक्त करा रही है। अरे नवादा जिले में कांग्रेस पार्टी का एक कार्यालय वो मुक्त हो रहा है और जीती भाजपा है। तो इसका मतलब है कि महुआ मोइत्रा बिल्कुल सही कह रही थी कि ये वहां की पॉलिटिकल हिस्ट्री है, और जब पॉलिटिकल हिस्ट्री है
तो हिस्ट्री साहब एक दिन में, एक घंटे में, एक जीत में, 24 घंटे में नहीं बदल जाती। और यही वजह है कि बदलाव की बात करते हुए जो भाजपा आई है, भाजपा आप देखिए फर्स्ट और सेकंड राउंड पोलिंग के तुरंत बाद 2 बयान आए थे एक ही दिन में, काउंटिंग से एक दिन पहले। पहला था कैलाश विजयवर्गीय का, दूसरा था शुभेंदु अधिकारी का। कैलाश विजयवर्गीय ने यह कहा कि इलेक्शन बीत गया, वो जो कटुता भाषणों में एक दूसरे के प्रति होती है वो दौर समाप्त हो गया, अब इस तरह की चीजें नहीं होनी चाहिए। दूसरा शुभेंदु ने कहा कि वो जो कथाबाती होनी थी वो हो गया, 1000-1500 सुरक्षा कर्मी ममता बनर्जी के पास हैं, मेरे पास भी बुलेट प्रूफ गाड़ी है और सुरक्षा है, लेकिन आम जन के पास ये सारी चीजें नहीं है, इसलिए किसी भी तरह के पोस्ट पोल वायलेंस की कोई जगह नहीं होनी चाहिए। टीएमसी के लोगों ने और उनके इकोसिस्टम ने इसको कैसे पेंट करना शुरू किया, दर्शक जरा खोजिए कि कैलाश विजयवर्गीय ने और शुभेंदु अधिकारी ने अपनी हार मान ली, वो डर गए, घुटनों के बल आ गए और अब ये कह रहे हैं शांति रखो, शांति रखो, शांति रखो, क्योंकि उनका टोन ये था कि हम सत्ता में आएंगे तो फिर तुमको बताएंगे, जैसे ही वापसी हमारी होती है तो फिर हम तुमको बताएंगे। अब वो कहाँ गया, अब वो कहाँ गया? तो यहां पर भाजपा कम से कम यह तो दिखा रही है ना कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, और उसे रोकने का भी प्रयास कर रही है। लेकिन संदेश खाली में क्या हुआ है, वो कौन लोग थे जो सुरक्षा कर्मियों पर, वो कौन लोग हैं जो सुरक्षा कर्मियों पर हमला कर रहे हैं, वो कौन लोग हैं? तो निश्चित तौर पर वेस्ट बंगाल की एक अपनी मनोदशा है, राजनीतिक मनोदशा, इसीलिए वहां पर परिवर्तन भी एक लंबे वक्त के बाद आते हैं। क्योंकि अगर स्कीमों के आधार पर होता ना, तो जैसे राजस्थान में रोटी पलट दी जाती है, हिमाचल में रोटी पलट दी जाती है हर 5 साल के बाद, कि थोड़ा सा इनसे ले लो, चलो हटा दो, थोड़ा उनसे ले लो। बंगाल ऐसा नहीं करता। ममता बनर्जी अपनी हार से ज्यादा बौखलाई इस वजह से भी हैं कि वो जान रहे हैं कि उनका राजनीतिक जीवन अब समाप्त है, क्योंकि बंगाल 1 टर्म 2 टर्म के लिए किसी को सत्ता नहीं देता। दीदी 15 साल आपको दिए, 34 साल लेफ्ट को दिया, 25 साल कांग्रेस को दिया, तो अब सोचो आप ये जो नए वाले आए हैं इनको कितना समय देगा? और तब जबकि वह बंगाल की उन वास्तविक समस्याओं को समझने के बाद उसने मतदान किया है और जनता ने फैसला लिया है। वह वहां की बदलती डेमोग्राफी को समझ रही है, वह अपने संस्कार, अपनी संस्कृति को समाप्त होते हुए देखने वाले खतरे की तरफ, उसकी तरफ उसने वोट किया है। उसने सड़क, नाली, खड़ंजा, पुल पुलिया के लिए, मैं सच कहता हूं, बहुत सारे लोग कहेंगे कि नहीं नहीं यार, विधानसभा के चुनाव तो इसके लिए होते हैं। अरे भाई, वो तो हर सरकार का काम है। आप मुझे बताइए, कोई मतलब बिल्कुल बकवास से बकवास सरकार आ जाएगी, बिजली तो उसका देना काम है ना, चलने के लिए सड़क देना, अरे ठीक है, थोड़ी क्वालिटी अच्छी देगी। हमने उत्तर प्रदेश में देखा है, वही नालियां जो है 5 साल में 50 बार बनती थी। क्यों? क्योंकि वही इकोसिस्टम, वही ठेकेदार। तो चलो ठीक है साहब, लेकिन नाली तो देगी ना, बिजली तो देगी ना, राशन पानी तो देगी ना, सड़क तो बनाएगी, रेल तो चलेगी ना, सरकार किसी की भी हो। लेकिन कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो भाव गणित के आधार पर होती हैं, वो अंक गणित के आधार पर नहीं होती है। बंगाल ने यह पूरा चुनाव, बंगाल की जनता ने भाव गणित पर लड़ा है, इसलिए वहां ये ठीक है, प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि आयुष्मान योजना यहां लागू नहीं है, केंद्र की तमाम योजनाएं वहां लागू हैं, ठीक है साहब, हो जाएंगी। 5वां वेतन आयोग की सैलरी आज भी वहां मिलती है, जबकि देश जो है 8वां वेतन आयोग की प्रतीक्षा कर रहा है, वो भी हो जाएगा। लेकिन इन सारी चीजों के साथ बंगाल ने कुछ और भाव गणित की चीजों के लिए वोट किया है। उन्हें अब यह एहसास हो गया था पूरी तरह कि हमारी संस्कृति खतरे में। जिस बंगाली प्राइड को दीदी बाहरी बनाम बंगाली कह के चुनाव में लाभ उठाने का प्रयास करती थी, बंगाल की जनता ने उसी प्राइड को जिया और उसी प्राइड के आधार पर उनको रिजेक्ट किया है। उनका बंगाली प्राइड सिर्फ इस बात के लिए नहीं है कि हम सड़ी बजबजाती नालियों और टूटी सड़कों पर चल के जाएं और हिलसा मछली खरीद के लाएं और उसको खाएं, तब जबकि हमारे राज्य सरकार के कर्मचारियों की जेब में 5वें वेतन आयोग की सैलरी जाती है। ये उसने जोड़ा। उसने कहा ना, ये बजबजाती नालियां, ये गंदी, ये पलायन, ये बेरोजगारी, ये इंडस्ट्री का गायब होना, ये हमारी बदहाली, सीमाओं की सुरक्षा, ये हमारे यहाँ घुसपैठ, ये बिगड़ता हुआ हमारा जो डेमोग्राफी है, ये हमारे बंगाली प्राइड पर कलंक है, इसलिए हम आपको हटा रहे हैं। तो उसने हटाया, तब बीजेपी आई है।
बीजेपी नहीं जीती है। कई लोग जल्दीबाजी में मेरी बात सुनते हैं, मुझे जो है गाली गुप्ता देना शुरू कर देते हैं कि अरे नहीं आपने मैंने कहा जी हाँ साहब, ममता हारी हैं तब बीजेपी आई है, बीजेपी जीती है इसलिए ममता नहीं गई है। समझिए बंगाल के चुनाव को, मेरा मतलब जी दर्शकों से अनुरोध है जी। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन अब अगर हम टीएमसी की बात करते हैं तो आपको क्या लगता है कि टीएमसी जिस तरह से ममता दीदी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, इस्तीफा ना देने की बात की, बीजेपी की जीत को अनैतिक बताया, आपको क्या लगता है अब क्या रणनीति होने वाली है टीएमसी की? क्या वापस आने की कोशिश करेंगे या फिर इसी तरह से जो ये आरोप प्रत्यारोप है यही चलने वाला है? जी देखिए, तृणमूल को और ममता बनर्जी को अपनी हार का पहले से पता था। हम्म, हार का इसलिए पता था, आईपैक ने जब विड्रॉ किया तो आईपैक जान रही थी कि जो बयाना हमने लिया है, जो कमिटमेंट हमने किया है, वो जमीन पर वो नहीं उतर पा रहा है। हम्म, एसआईआर से जो मतदाता सूची का शुद्धिकरण पवित्रीकरण हुआ, उससे अंकगणित पूरी तरह समाप्त हो चुकी थी। अब जो ममता बनर्जी कह रही हैं, उसमें एक तो ये बचकानी हरकत है कि मैं रेजिग्नेशन नहीं दूंगी। ठीक है, मत दीजिए। आप जिस वैसे कुर्सी पर ही बैठती हैं, वो कुर्सी आप घर उसमें लेके जाइए। ये तो उसी तरह का है। मैं आज लाइव कर रहा था तो बड़ा अच्छा एक कमेंट दर्शक ने लिखा, बोले वो पाकिस्तानी मैनेजर की तरह है जो ट्रॉफी लेके भाग खड़ा हुआ था और कह रहा था हम ट्रॉफी नहीं देंगे। तो क्या हुआ तो उससे? जीत तो गई भारतीय टीम, अब चाहे ट्रॉफी अपने घर लोगों, विनर तो विनर ही है। अच्छा, जरा टेक्निकल बातें कर लेते हैं चलिए, कि अगर ये रिजाइन नहीं करती हैं तो क्या होगा। बहुत सारे लोग भावुक होते हैं, उनको लगता है कि अरे वाकई अगर रिजाइन नहीं किया तो कौन सा कोई संवैधानिक संकट है। अरे कोई संवैधानिक संकट नहीं आएगा साहब। कोई भी लोकसभा या कोई भी विधानसभा की मियाद तय होती है 5 साल, और वो 5 साल के लिए कॉन्स्टिट्यूट होती है। कोई विधायक या कोई मंत्री या कोई मुख्यमंत्री, उसका टेन्योर 5 साल का तय नहीं होता। वो जो 2 पैरे की शपथ ली जाती है, उसमें कहीं ये नहीं लिखा होता कि इस समय के इस समय से लेके अगले इस समय के इस समय तक मैं बंगाल के मुख्यमंत्री के रूप में या फलाने जगह के मंत्री के रूप में, ऐसा कुछ नहीं होता। हाउस का टेन्योर होता है। हाउस का टेन्योर 7 तारीख को समाप्त हो जाएगा। आज हम बात कर रहे हैं 6 तारीख, कल समाप्त हो जाएगा। आप अपनी कुर्सी लेके अपने घर जाइए। और आज उसके अच्छा, 2-4 दिन बाद शपथ हो जाएगी, नई सरकार शपथ बन हो जाएगी। जाएगी। अब इसमें क्या है कि एक जो औपचारिकता होती है, एक परंपरा होती है, वो चली आती है। परंपरा क्या होती है कि भाई कल समाप्त हो जाएगा 7 तारीख को, 9 तारीख को शपथ की बात चल रही है कि 9 तारीख को जो भी नई सरकार आएगी वो शपथ लेगी अपनी। तो एक कस्टम है और बड़ा अच्छा हमारे यहाँ का लोकतांत्रिक कस्टम है कि फिर उस केस में जो राज्यपाल होते हैं वो कहते हैं कि आप बीइंग ए केयर टेकर मुख्यमंत्री आप बने रहिए, ताकि बहुत स्मूथ और अच्छे सौहार्दपूर्ण तरीके से सत्ता का हस्तांतरण हो सके। ममता बनर्जी यह नहीं चाहती हैं, तो नहीं चाहती हैं तो कोई बात नहीं। अगर कल वो इस्तीफा नहीं देंगी, टेन्योर जैसे ही समाप्त होगा, बाय डिफॉल्ट राष्ट्रपति शासन वहां लागू हो जाएगा। और जब नया अपॉइंटमेंट होगा, राष्ट्रपति जैसे ही शपथ वो लेंगे, राष्ट्रपति शासन अपने आप बाय डिफॉल्ट समाप्त हो जाएगा। ये एक सिंपल सी प्रक्रिया है। दरअसल ममता बनर्जी तमाशा खड़ा करना चाहती। आप ध्यान दीजिए, उन्होंने जिस दिन रिजल्ट आ रहे थे उसी दिन कहा कि अब हम रिजल्ट आने से पहले कहा, माफ कीजिएगा, रिजल्ट आने से पहले उनका क्या स्टेटमेंट था। उन्होंने कहा कि बंगाल जीतने के बाद, बंगाल में तो हम आएगा ही, अब इसके बाद हम नरेंद्र मोदी को दिल्ली में भी नहीं रहने देगा, हम दिल्ली जाएगा। बहन जी, अब आप मुझे दिल्ली ये बताइए, आएंगे जब तुम अब राहुल बंगाल गांधी की जीतेगा, कुर्सी लेंगे। जब तुम बंगाल जीतेगा, तुम जब बंगाल में बैठा रहेगा, तो फिर तुम दिल्ली जाएगा क्यों? राहुल गांधी का राजनीति तुम क्यों खाएगा? कारण ये था, वजह ये थी कि उनको अपने हार का पता था। अब होता क्या है कि कोई व्यक्ति आधारित जब पार्टी होती है आइडियोलॉजी छोड़ के, तो वो जो अपना काडर होता है, जो लोग उससे जुड़े होते हैं, बेनिफिशियरी होते हैं, उनको एक टारगेट देना होता है, जिसको हम लोग व्यंग में झुंझुना भी कह सकते हैं। तो उन्होंने अपने टीएमसी के लोगों को यह झुंझुना पकड़ाया था कि यहां तो तुम बेरोजगार हो जाओगे, तो चिंता मत करो, मेरे साथ बने रहो, मैं दिल्ली का लड़ाई लड़ेगा। ये उन्होंने रिजल्ट आने के पहले कहा था। कल की लेकिन प्रेस अवनीश जी, आपको कॉन्फ्रेंस, क्या लग रहा है वाकई में अब राहुल गांधी की जो कुर्सी है वो खतरे में है?
राहुल गांधी के पास कौन सी कुर्सी है जो खतरे में है? लीडर ऑफ ऑपोजिशन, जो एक विरोधी वाली जो दुकान खोल के रखते हैं, नॉट एग्जैक्टली कुर्सी कुर्सी ऐसी वाली। उस पर अभी आ जाएंगे। जरा देखिए, ममता बनर्जी ने कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है अंबर जी, जी जी। उसमें उन्होंने एक टर्म यूज किया कि अब हम आजाद पंछी है। यस। एक तरफ रिजाइन नहीं करेंगी, दूसरी तरफ आजाद पंछी है। ये क्या है? खुद कह रही हैं कि मैं मुख्यमंत्री नहीं रहूंगी। उनको अच्छी तरह पता है वो केवल और केवल एक चर्चा में और एक वितंडा पैदा करने के लिए, कारण उसका ममता बनर्जी दोषी नहीं है उसके लिए ज्यादा। दरअसल बंगाल की मानसिक राजनीतिक मनोदशा ये बना दी गई है बंगाल के 34-35 साल में, और 15 साल में इन्होंने भी। हम्म। बंगाल की जनता का वामपंथीकरण हो चुका है एक बहुत हद तक, जो कि अब समय बिल्कुल। लगेगा धीरे धीरे। ये एक झटके में आपको दिखाई दे रहा है, काफी टूटा है, लेकिन अभी भी इसमें समय लगेगा। बंगाल के 77 से जनमानस लेके को, अब तक सोचिए, वामपंथी वो विचारधारा चलती आ रही। और इसका एक सबसे बड़ा असर वहां की सोसाइटी पे क्या पड़ा, वहां के लोगों को नेता सड़क पर कूदने, चिल्लाने और दौड़ने वाला और लड़ने वाला चाहिए। उन्हें ऐसा लगता है कि जो उनका नेता बात बात पर सड़क पर निकल आए, उसे कोई लड़ने को ना मिले तो वो दिल्ली से लड़ जाए। आप जरा अरविंद केजरीवाल शहरी नक्सलाइट की राजनीति में यही फ्लेवर तो पाते हैं आप। बिल्कुल। वो दिल्ली रह के वही ममता केवल, दीदी के भी मिलता है। तो ममता का इसमें दोष नहीं है बहुत ज्यादा। दरअसल बंगाल का जो एक राजनीतिक मनोदशा है ना, उसका ये वामपंथीकरण हुआ है इन तमाम 50 से ऊपर सालों में, इसकी वजह है। अब ममता बनर्जी जो कुछ भी कर रही हैं, वो केवल चर्चा में बने रहने, और अचानक उनकी पूरी पार्टी, जिसे मैं गिरोह कहता हूं, वो छितरा के बिल्कुल अलग अलग और तहस नहस ना हो जाए, वो इसकी लिए ये सारा तमाशा कर रही हैं। कारण क्या है कि लेफ्ट ने जो वहां पर ये कल्चर पैदा किया है, जिसको इन्होंने आगे बढ़ाया, कि जो सत्ता में वहां रहा है उसने विपक्ष को वहां कहीं भी जीने नहीं दिया है, उसके ऑफिसेस को रहने नहीं दिया है, उनके कार्यकर्ताओं को काम नहीं करने दिया है, उनके वोटर्स को बोलने नहीं दिया है। इसलिए वो फुसफुसा के जय श्री राम बोल रहा था, जो आज जय श्री राम वो तेज तेज चिल्ला के बोल रहा है। मैं जब बंगाल गया, 10 दिन में रहा, तो मैंने देखा मेरे रहते रहते ये क्रम बदला। देखते देखते पहले वो धीरे से ऐसा बोलता था कुछ कि आपको डिकोड करना पड़ता था कि ये कह क्या रहा है बंदा, या ये महिला कह क्या रही है, संकेत क्या दे रही है। 24-48 घंटों के बाद वो धीरे से फुसफुसाने लगा, फिर हल्की सी मध्यम आवाज में बोलने लगा, उसके बाद वो सोशल मीडिया के जरिए बोलने लगा, और देखते देखते पहले फेज का इलेक्शन आते आते वो बहुत तेज गति से बोलने लगा और तेज आवाज में बोलने लगा। क्यों? क्योंकि सेंट्रल फोर्सेस जाने लगी, डर कम होने लगा। वहां पर कॉन्फिडेंस देश का बढ़ा। प्रधानमंत्री, वहां पर गृह मंत्री कैंप करके बैठ गए, वहां पर एसआईआर से वो तमाम फ्रॉड, फर्जी, छापा वोट वो गायब हो गया। तो उसे तसल्ली मिलने लगी, और जैसे जैसे कंधों का सहारा मिलता जाता है, तो हमारा एक बुजुर्ग बीमार भी होता ना, जिसे हम सहारा दे के ले जाते हैं, वो भी धीरे 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 गाड़ी से उतर के हॉस्पिटल की सीढ़ियों पर ऐसे ऐसे चढ़ने लगता है। ये स्थिति हुई। तो ममता बनर्जी जानती हैं कि जिस कल्चर को हमने यहाँ पैदा किया है कि हमारे सत्ता में रहने के सामने विपक्ष रहना नहीं चाहिए, बोलना नहीं चाहिए, हिलता डुलता काम करता दिखना नहीं चाहिए, यही तो हमारे साथ भी हो सकता है। इसलिए वो बार बार ये बात कर रही हैं, बार बार वो तमाम जीता। जैसे नहीं होता, कोई बच्चा पिट जाता है तो क्या करता है, पप्पू भैया आ जाओ, फलाने अंबर दीदी अरे आओ बचाओ, वो यही कर रही हैं। सोनिया ने हमसे बात की है, तेजस्वी ने हमसे कहा है, अखिलेश ने हमसे कहा है। भारतीय राजनीति की आज वरिष्ठतम नेत्रियों में शामिल ममता बनर्जी की ये स्थिति है। वो अपनी राजनीति को आगे बढ़ाने के लिए सोनिया गांधी से भीख मांग रही है। तेजस्वी यादव से उन्हें उम्मीद है सहायता की, अखिलेश यादव उनकी सहायता करेंगे। आप सोचें, बंगाल की जनता ने, मैं फिर कहूंगा भाजपा ने नहीं, मेरी बात समझें दर्शक, कोई राष्ट्रवादी या दर्शक आके ये ना कह दें कि आप जो है भाजपा को क्रेडिट, अरे महाराज पूरी क्रेडिट दे रहे हैं, लेकिन आप बंगाल की राजनीतिक जो मनोदशा है उसको समझिए। जी। वो जानती हैं अच्छी तरह कि बंगाल ने हमें नकार दिया है, इसलिए वो अपने बचे कुची जो राजनीति है, और एक चीज जान लीजिए, उनकी उम्र तो हो ही चुकी है। दूसरा, वेस्ट बंगाल 5 साल के बाद रोटी पलटता नहीं, तो अपना राजनीतिक जीवन तो उसका अवसान हो चुका है।
एक वो कथित भतीजा बिना भाई के भतीजा अभिषेक भी हो बैनर्जी। सकता है। अब ये भी एक मतलब बहुत शोध का विषय है। बिना भाई के भतीजा भी हो सकता है, यह भी एक सामाजिक शोध का विषय है अकबर जी, और मुझे अच्छा, उनके लगता है कि भाई बहुत नहीं है? जल्द कोई बता दे मुझे कहाँ से तो आए ये फिर भाई, ये भतीजा। आपने पूछा ना, तो फिर ये भतीजा कहाँ से? आने दीजिए, आने वाले समय में मुझे बंगाल तो यही बहुत लगता था प्रबुद्ध। कि उनकी अभिषेक बैनर्जी उनका भतीजा, तो मतलब भाई ही होंगे, तो इसलिए भतीजा है। बंगाल की जनता बहुत प्रबुद्ध जनता है, बहुत अन्वेषी जनता है। आपको आने वाले बहुत निकट समय में ये सारी चीजें खुलेंगी, ये सारी चीजें आएंगी। बंगाल कभी किसी को अनकहा छोड़ता नहीं है। वो सब कुछ बताता है, सबके बारे में सब कुछ बताता है। वो सब बेहद जल्दी बताएगा। तो वो ये जान रही हैं कि उस कथित अपने भतीजे को वो स्थापित कर नहीं पाई, अब उसका समय है नहीं। तो आप ऐसी दिशा में सोचें कि कोई भी व्यक्ति क्या करेगा। कुछ लोग उनको कह रहे हैं कि उनकी मानसिक, मैं नहीं कहूंगा, मैं उनके दीर्घायु होने की कामना करता हूं, मैं ऐसा कुछ भी नहीं कहूंगा। मैं मानता हूं कि भारतीय राजनीति की वरिष्ठतम नेताओं में से या ऐसी पर्सनालिटीज में से ममता बनर्जी हैं। छात्र राजनीति से निकल के आई हैं। ज्योति बसु के एम्बेसडर के बोनट पर चढ़ के वो महिला कहां से आई है? उन्होंने वाजपेयी जी के गवर्नमेंट में अपना रोल निभाया है। हमने उन्हें संसद में, मतलब संसद में नहीं, संसद टीवी पे लहरा के कागज फेंकते हुए देखा है इन्हीं बांग्लादेशी रोहिंग्या के सवाल पर। तो वो लड़ाका छवि की महिला है। निश्चित तौर पर वो बंगाल में सक्रिय रहना चाहेंगी, लेकिन सक्रियता के लिए उनकी जमीन नहीं है। कारण ये, इसके लिए वो खुद जिम्मेदार हैं। जिस लेफ्ट की लेगेसी को उन्होंने आगे और मजबूत किया कि अगर मैं हूं तो मेरे सामने विपक्ष नहीं रहेगा। तो वो ये जानती हैं कि यही कल्चर अगर प्रिवेल किया तो फिर मेरा क्या होगा। अब आपने पूछा कि राहुल गांधी की राजनीति को खतरा, बिल्कुल है। राहुल गांधी को कभी भी पसंद नहीं किया है ममता बनर्जी ने, आपको पता है। अगर कांग्रेस के साथ कोई समन्वय था तो फिर कांग्रेस ने सारी सीटों पर उम्मीदवार क्यों उतारे थे? राहुल गांधी ने ये क्यों कहा कि ममता बनर्जी ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने का रास्ता बना दिया है? अगर ममता बनर्जी की हार की सबसे पहले कोई सार्वजनिक घोषणा करने वाले व्यक्ति हैं तो वो तो राहुल गांधी है, बंगाल की धरती में जाके उन्होंने कहा। तो निश्चित तौर पर नरेंद्र मोदी के सामने अब विपक्ष की राजनीति, और पिछली घटना याद कीजिए, जो ये इनका इंडी अलायंस बना तो नीतीश कुमार सामने थे। नीतीश कुमार सामने मजबूरी में थे, क्यों? क्योंकि ममता बनर्जी किसी तरीके से राहुल गांधी को स्वीकार नहीं कर सकती थी और राहुल गांधी किसी तरह से ममता बनर्जी को स्वीकार नहीं कर सकते थे। तो इसलिए एक बजर बट्टू के रूप में नीतीश कुमार आए। नीतीश कुमार जी भी अनुभवी, वो समझ गए कि ये दोनों जो है अपने और हमारे बीच में एक जबरदस्ती हमको चेहरा, वो इंतजार करते रहे कि उसको उनको जो है कन्वीनर बना देगा, नहीं बनाया। तो वो निकल लिए, उन्होंने अपने सही जगह रख ली। और उसके बाद से ही आप देखिए, एक भी ऐसा चुनाव बता दीजिए 2024 का, और 2024 के चुनाव में भी आप बता दीजिए कि बंगाल में कौन सा अलायंस था, कौन सा इंडी अलायंस था। तो इंडी अलायंस जानती हैं, एक होता है ना कि मैं वो बिंब दूं कि ना दूं, हाँ देना चाहिए, मुझे नहीं लगता कि जब आपके पास जीने का कोई सहारा ना हो, अकेलापन बिल्कुल आपको काट रहा हो, तो आप डॉल्स के साथ खेलते हैं, आप गुड्डे रखते हैं घरों में। है, जापान में एक पूरा कल्चर है। जी। ममता बनर्जी के साथ भी यही है इंडी अलायंस में। तो यहां आप बताएं कैसे बर्दाश्त हो सकता है? ममता बनर्जी जैसे ही कलकत्ता छोड़ेंगी, सबसे पहला दर्द किसको होगा? राहुल गांधी राहुल को होगा। गांधी। और आप बताइए, वो ट्वीट तो कर जाते हैं, अरे राहुल भैया, भारत में लोकतंत्र खतरे में है, वोट चोरी हो गई, आपने ट्वीट कर दिया, इंटरनेट मस्कट में भी, ओमान में भी मौजूद है, वो तो हो गया, लेकिन आप पहली जहाज पकड़ के भारत क्यों नहीं चले आते, क्यों नहीं कलकत्ता आए? तो देखिए, ये केवल राजनीतिक फ्रस्ट्रेशन मिटाने का नाम है इंडी अलायंस। हम सारे एक हैं। नरेंद्र मोदी के सामने एक वो फ्रस्ट्रेटेड लोगों का एक समूह है, और ममता बनर्जी अगर वहां जाएंगी, मैं कह रहा हूं आप एक हफ्ते की और प्रतीक्षा कर लीजिए। ममता बनर्जी दिल्ली जा रही हैं कि दिल्ली में कितना एका है, कि विपक्ष में कितना क्या है, सब निकल के आ जाएगा। अंदर अंदर सब मजे ले रहे हैं। राहुल गांधी ने जिस तरीके से तेजस्वी को निपटाया बिहार में, ममता को निपटाया। मैं बिहार के चुनाव से ही कह रहा था कि
कि ममता जी आप सावधान हो जाइए। आज ही सुबह के वीडियो में मैंने अखिलेश भैया को सलाह दी है, हाथ जोड़ जोड़ के सलाह दी है कि अखिलेश भैया राहुल गांधी से आप जो है संभल के रहिए। कारण कि आप गंभीरता से बता रहा हूं, राहुल गांधी को अगर कांग्रेस को रिवाइव करना है तो कांग्रेस को अपने परंपरागत वोट बैंक, जिसमें मुस्लिम वोट बैंक और दलित हमारा हिंदू भाई वोट बैंक, ये दोनों परंपरागत वोटर रहे हैं कांग्रेस के। मुस्लिम वोट बैंक अलग अलग क्षेत्रीय दलों के साथ गया तो कांग्रेस कमजोर होती गई, और जैसे जैसे हिंदुओं के अंदर एक एकीकरण हुआ, बटोगे तो कटोगे, और ये सनातनी व्यवस्था, सबका साथ सबका विकास, तो ये धीरे धीरे भाजपा की तरफ गया। तो अब आप मुझे बताइए कि इस राहुल गांधी अगर कांग्रेस का रिवाइवल करना चाहेंगे तो आरजेडी को तो बिहार में खत्म होना होगा ना, सपा को तो उत्तर प्रदेश में खत्म होना पड़ेगा ना, तृणमूल को तो भाई तृणमूल ममता बनर्जी कांग्रेस सही तो गई तो सारे मुस्लिम वोटर्स को लेके गई और बाकियों को लेके गई, तो इनकी समाप्ति की कीमत पर ही तो राहुल भाई के कांग्रेस का रिवाइवल संभव है ना। तो फिर ये कैसे दोनों साथ रह सकते हैं? इसलिए इन लोगों को भाजपा से नहीं डरना चाहिए। मैं तो स्वागत करता हूं, आइए लोकतांत्रिक ढंग से चुनाव लड़िए, अच्छे से चुनाव लड़िए। आपको डरने की अगर जरूरत है तो कांग्रेस से। अगला नंबर अखिलेश जी का है, मैं आज बता रहा हूं, हो चुकी इनकी एकीकरण की बात, 1 हफ्ते का है, मातम पुरसी का मामला है। देखिए जब कहीं हो जाता है, जिस घर से हमारा बहुत ज्यादा आना जाना भी नहीं होता है, तो ये भारतीय संस्कार है कि मातम पुरसी के लिए आदमी चला जाता है। हमारे यहाँ तो एक कहावत कही जाती है कि देखो यार, शादी ब्याह में न्योते का प्रतीक्षा की जाती है, वेट किया जाता है, लेकिन अगर कहीं गमी हो जाए तो वहां मातम पुरसी में कोई ये नहीं देखा जाता कि यार फलाने ने हमें बताया नहीं बताया है। आप सुनिए ना, मस्जिदों से ऐलान हो जाता है और समाज के लोग पहुंच जाते हैं, यहाँ कानो कान खबर हो जाती है कि अरे यहाँ उनके यहाँ यार ऐसा गमी हो गया है, और लोग पहुंच जाते हैं। तो बंगाल में तृणमूल के साथ गमी हुई है, लोग पहुंच रहे हैं, पहुंच के फिर अपने अपने घरों की तरफ निकल जाएंगे, इतना ही होता है। बिल्कुल बिल्कुल। और वैसे भी ये तो इंडी गठबंधन तो सिर्फ लोकसभा इलेक्शन के दौरान मोदी जी के विरोध में बना था, अदरवाइज तो स्टेट्स में हम जाते तो सारी पार्टियां अपना अपना फायदा देखती हैं, तो कौन सा गठबंधन, कौन सी एकता, ये तो सिर्फ अपने फायदे के लिए गठबंधन बना था। अब उसकी असलियत तो पता ही है और बार बार नजर भी आ जाती है। अवनी जी बहुत धन्यवाद आपका इस चर्चा में हमारे साथ जुड़े के लिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। नमस्कार, प्रणाम। नमस्कार।